जय हिंद। नमस्कार साथियों, मैं प्रवीण कश्यप और आप देख रहे हैं एग्जाम सफ़र। साथियों, आज की वीडियो जो है वो हिंदी शिक्षण विधि की शायद लास्ट वीडियो होगी। आपको वीडियो को अंत तक बता देंगे। तो इस वीडियो में बहुत ही इम्पोर्टेंट MCQs रखे गए हैं जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। साथियों, एक और बात बता दें, जितने भी वीडियो मैंने डाले हैं उन सब की प्ले लिस्ट बना दी है, तो आप प्ले लिस्ट एक बार चेक जरूर कर लें। चैनल पर जाकर प्ले लिस्ट चेक कर लें। तो आइए साथियों, हम लोग देखते हैं आपका शुरू करते हैं हिंदी व्याकरण शिक्षा के उद्देश्य एवं उनकी विधियाँ, मास्टर क्लास फॉर MCQs। चैनल में आगे बढ़ने से पहले चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लें। साथियों, एक चीज़ बताएं आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर, क्या आपके साथी ने कभी हमारी वीडियो आपको शेयर की थी या आपने किसी अपने साथी को वीडियो शेयर की है? यार इतना कीजिए, आपका कोई एक खास दोस्त होगा, उसका भला सोचिए और उसको कम से कम वीडियो शेयर कर दीजिए। यार तुम लोग तो इतना कंपटीशन करते हो अपने मित्र से भी कि उसको भी वीडियो की लिंक नहीं देते हो, तो कम से कम उसको लिंक जरूर दीजिए। आइए हम लोग वीडियो में आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर साथियों, महर्षि पाणिनि और पतंजलि के अनुसार व्याकरण शब्दानुशासन है, व्याकरण व्यवहारिक विश्लेषण है, A B दोनों इनमें से कोई नहीं। तो अब ऐसे क्वेश्चन में मैक्सिमम छात्र देखेंगे कि A B दोनों, तो दोनों को लगाकर टिक आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन साथियों आपको बता दें, इस क्वेश्चन का जवाब फर्स्ट आंसर है व्याकरण शब्दानुशासन। ठीक है साथियों। अगला क्वेश्चन साथियों आपकी स्क्रीन पर फिर से है, व्याकरण भाषा का व्यवहारिक विश्लेषण अथवा शरीर विज्ञान है। उपरोक्त कथन किसका है या उपरोक्त परिभाषा किसकी है? तो कह रहे हैं व्याकरण भाषा का व्यवहारिक विश्लेषण अथवा शरीर विज्ञान है। ये आपका डॉक्टर स्वीट कह रहे हैं। शरीर की बात करेंगे और शरीर की बात अक्सर डॉक्टर लोग करते हैं, तो डॉक्टर स्वीट के अनुसार। अगला क्वेश्चन साथियों, वाक्य में कह रहे हैं वाक्य में विभिन्न शब्दों के समूह में क्या अंतर है? व्याकरण इसकी व्याख्या तथा अर्थ उत्पन्न करता है। उपरोक्त कथन किसका है? तो उपरोक्त कथन सांसिन के अनुसार है। किसके है? सांसिन के अनुसार। अगला क्वेश्चन साथियों है, भाषा प्रयोगशाला का अनुभव नहीं है, तो ये किसके अनुसार है? दूरदर्शन प्रकोष्ठ के अनुसार है। भाषा प्रयोगशाला का अनुभव नहीं है, दूरदर्शन प्रकोष्ठ। अगला क्वेश्चन साथियों है, व्याकरण अनुवाद विधि को किस नाम से जाना जाता है? तो व्याकरण अनुवाद विधि को साथियों भंडारकर विधि कहा जाता है। अगला क्वेश्चन साथियों है, व्याकरण शिक्षण की किस प्रणाली को विकृत रूप में सुगमा प्रणाली भी कहते हैं? तो सुगमा प्रणाली किसे कहते हैं? वो पाठ्य पुस्तक प्रणाली को कहते हैं साथियों। फ्रोबेल कहाँ के निवासी थे? तो फ्रोबेल आपके जर्मनी के निवासी थे। फ्रोबेल कहाँ के निवासी थे? जर्मनी के निवासी थे। यदि आप रटना चाहते हैं तो फा में रा उड़ा है और जर्मनी में रा उड़ा है, तो यहाँ पर रा का प्रयोग हुआ है, आदि रा का। असंगत शब्द है सुलेख, श्रुतलेख, अनुलेख, प्रलेख। तो असंगत इसमें प्रलेख है। क्या है? असंगत आपका प्रलेख होगा। विद्यार्थियों को व्याकरण के नियमों की समझ देने के लिए जरूरी है कि क्वेश्चन मार्क व्याकरण की पुस्तक का पाठन करवाया जाए, व्याकरण संबंधी परिभाषाएं कंठस्थ कराई जाएं, नियमों को श्यामपट्ट पर लिखते हुए उनकी व्याख्या की जाए, अथवा विद्यार्थी को पढ़ने लिखने व बोलने सुनने की आधिकारिक अवसर दिए जाएं। तो देखिए, आप नियम लिखने से कुछ नहीं होगा, विद्यार्थी को बोलने सुनने के आधिकारिक अवसर जब मिलेंगे, तो जब बोलेगा तो उसमें जब त्रुटियां होंगी तो वो अपने आप सुधार करेगा, इसलिए डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला साथियों क्वेश्चन है, व्याकरण के ज्ञान को संदर्भ परक प्रश्नों के माध्यम से आंकना क्या कहलाता है? तो पूर्णतया ये उचित है। कैसा है? पूर्णतया उचित है। जबकि दूसरा दे रहे थे पूर्णतया असंभव, तीसरा दे रहे बिल्कुल अनुचित और चौथा दे रहे थे आंशिक रूप से उचित, जबकि आंसर हो गया पूर्णतया उचित। अगला साथियों क्वेश्चन है,
व्याकरण शिक्षण की कौन सी विधि अपेक्षाकृत प्रभावी है? तो अपेक्षाकृत कौन सी विधि प्रभावी है? आगमन विधि। आपने कई बार इसको देखा होगा। अगला साथियों क्वेश्चन है, व्याकरण के ज्ञान का प्रयोग व्याकरण के ज्ञान का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो व्याकरण के ज्ञान का मुख्य उद्देश्य भाषा प्रयोग में व्याकरण का ध्यान रखना है कि कहीं व्याकरण की अशुद्धि तो नहीं हो रही है। अगला है, संदर्भ में व्याकरण किस पर बल देता है? तो व्याकरण जो है वो पाठ पढ़ाते समय प्रसंग बस आने वाले व्याकरण के बिंदुओं को स्पष्ट करता है। अगला साथियों है, मानव अभिव्यक्ति की मूल्य की प्रक्रिया कहलाती है। तो ये आपकी कहलाती है, जो वो आपको कमेंट सेक्शन में करना है, क्योंकि आप इस क्वेश्चन को कई बार रीड कर चुके हैं। तो 14वां क्वेश्चन आपको याद करके बताना है। अगला साथियों क्वेश्चन है, कक्षा 8 के बच्चे को शब्द युग्म की संकल्पना स्पष्ट करने के लिए आप क्या करेंगे? तो हम लोग रोज़मर्रा की भाषा से नियम समझाएंगे। क्या? रोज़मर्रा की भाषा से नियम समझाएंगे। अब जो रोज़मर्रा की भाषा होती है, दैनिक जीवन की भाषा होती है, उसमें लोग जल्दी समझ लेते हैं। ठीक है। अगला साथियों क्वेश्चन है, कविता शिक्षण में कौन सा तत्व से गद्य से अलग करता है? कौन सा तत्व कविता शिक्षण में कौन सा तत्व गद्य से अलग करता है? तो आपका होगा ये गेयता। गेयता जो है वो गद्य से अलग करती है। अगर गा के पढ़ेंगे तो पद होंगे, और गा के नहीं पढ़ेंगे तो गा के पढ़ेंगे तो गद्य, और नहीं तो गा के जो पढ़े जाते हैं वो पद होते हैं, और जो गा के नहीं पढ़े जाते हैं वो गद्य होते हैं, जो लिखित रूप में होते हैं। इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। मैं उल्टा कह गया था। अगला क्वेश्चन साथियों है, जीवन केंद्रित शिक्षा सिद्धांत के प्रतिपादक हैं। तो जीवन केंद्रित शिक्षा के प्रतिपादक आपके फ्रोबेल साहब हैं। अगला साथियों क्वेश्चन है, कह रहे हैं कि निगमन विधि का प्रयोग किस स्तर के लिए उपयोगी है? तो निगमन विधि का उपयोग उच्च स्तर के लिए उपयोगी है। अगला आपका इसी में हम 10वां भी कंप्लीट करा रहे हैं, हिंदी में पाठ के नियोजन। तो बहुविकल्पी प्रश्न इसमें भी हैं। तो आइए फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, इकाई पाठ योजना के प्रवर्तक हैं। तो इकाई पाठ योजना के प्रवर्तक जो हैं मॉरिसन है। कौन है? मॉरिसन है। इकाई पाठ योजना के प्रवर्तक मॉरिसन। अगला क्वेश्चन है, हार्वर्ड की पंचपदी में कितने सोपान हैं? तो पंचपदी में भैया 5 ही होंगे। पंचपदी 5, रट्टा मार लो। अगला साथियों क्वेश्चन है, भाषा शिक्षण में मूल्यांकन उपागम का प्रवर्तक है। तो ये आपका भाषा शिक्षण के मूल्यांकन उपागम का प्रवर्तक आपका B.S. ब्लूम है। कौन? B.S. ब्लूम है। अगला साथियों क्वेश्चन है, वस्तुनिष्ठ परीक्षा की विशेषता नहीं है। तो वस्तुनिष्ठ परीक्षा की विशेषता नहीं है, कई उत्तर होते हैं। वस्तुनिष्ठ परीक्षा जो है उसमें कई उत्तर नहीं होते। अगला, निम्न में से कौन सी व्याकरण शिक्षा की विधि नहीं है? तो व्याकरण शिक्षा की विधि आपकी सूत्र विधि है, आगमन विधि है, संवाद विधि है, जबकि व्यास विधि नहीं है। अगला साथियों क्वेश्चन है, पाठ योजना निर्माण का सर्वाधिक लाभ मिलता है। तो पाठ योजना निर्माण का सर्वाधिक लाभ आपके शिक्षक को मिलता है। अगला क्वेश्चन है, एक समान शब्दों का उच्चारण सिखाने वाली विधि है। तो आपकी ध्वनि साम्य विधि है। एक जैसी ध्वनि निकलेगी तो ध्वनि साम्य विधि होगी। अगला साथियों क्वेश्चन है, बातचीत अभिनय में किया जाता है। तो बातचीत अभिनय में आपका विविध बालकों द्वारा पाठों के रूप में संवाद बोलना। अगला साथियों क्वेश्चन, शिक्षण कौशल के विकास के लिए व्यवस्था की जाती है। तो सूक्ष्म शिक्षण की व्यवस्था
की जाती है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, शिक्षक द्वारा पाठ पढ़ाने के लिए तैयार की गई योजना कहलाती है, तो आपकी ये इकाई योजना कहलाती है। अगला, प्रभावी पाठ योजना के लिए पहली और महत्वपूर्ण आवश्यकता क्या है, तो ये आपकी विषय वस्तु का पूर्ण ज्ञान, ये आपकी पहली प्राथमिकता है। अगला साथियों क्वेश्चन है, डॉट डॉट ने पाठ योजना का विचार प्रस्तुत किया, तो किसने किया, जॉन हर्बर्ट। अगला साथियों क्वेश्चन है, एक प्रस्तावना कथन एक छात्र को एक नई अवधारणा को सीखने में कैसे मदद करता है, तो यह छात्र को कक्षा में सतर्क रहने में मदद करता है, यह जानने के लिए कि कक्षा में क्या सिखाया जा रहा है। तो ये प्रस्तावना से मिलता है कि प्रस्तावना से हम लोग पता लगा लेते हैं कि हमें आज पढ़ाया क्या जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी, नो डाउट। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन मैसूर के डॉक्टर दवे द्वारा 1967 में विकसित किया गया उपागम है, तो ये आपका है NCERT। क्या है, NCERT उपागम। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। अच्छा क्वेश्चन है, वर्तमान समय में NCERT उपागम के अंतर्गत पाठ योजना के किन उद्देश्यों पर बल दिया जाता है, तो ये आपका सही होगा ज्ञान व बोध, अनुप्रयोग एवं कौशल, रुचि एवं अभिरुचि, ये सभी। तो ये सभी इसका आंसर हो जाएगा क्योंकि सभी आंसर सही है। अगला साथियों क्वेश्चन है, एक अच्छी पाठ योजना में निम्न में से कौन सी विशेषता होनी चाहिए, तो ये आपका भाषा साधारण तथा आकर्षक होनी चाहिए। बात सही है कि भाषा साधारण होनी चाहिए और आकर्षक होनी चाहिए। लक्ष्यों के अनुसार विस्तृत होनी चाहिए, बिल्कुल साहब, लक्ष्यों के अनुसार विस्तृत भी होनी चाहिए। प्रश्नोत्तर प्रणाली पर आधारित होनी चाहिए, बिल्कुल प्रश्न पूछे जाएं, उत्तर निकाले जाएं, यानी कि उसका निष्कर्ष निकल आए तो और अच्छी बात है, इसलिए उपरोक्त सभी सही हो जाएगा। आइए साथियों अगला है आपका हिंदी में श्रवण कौशल एवं पठन कौशल, बहुविकल्पीय प्रश्न इसमें भी लेकर आए हैं। आइए इसको भी देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने साथियों, कह रहे हैं फ्रोबेल के अनुसार लेखन कब प्रारंभ करना चाहिए, तो लेखन कब प्रारंभ करना चाहिए, पढ़ने की क्रिया के बाद। फ्रोबेल साहब कहते हैं कि जब बच्चा पढ़ने लगे इसके बाद आप लिखने की क्रिया स्टार्ट कराइए। ठीक है, अलग अलग लोगों के विचार हैं, लेकिन फ्रोबेल के अनुसार यही है। और एक चीज़ और बता दें आपको, फ्रोबेल ने आपकी खेल विधि दी है। निम्नलिखित में कौन सा मौखिक भाव प्रकाशन का साधन नहीं है, तो ये आपका दीपावली पर लेख मौखिक भाव प्रकाशन का लेख नहीं है। कहानी कथन, अभिनय, जबकि संवाद, ये सब मौखिक भाव हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अशुद्ध उच्चारण का कारण नहीं है, तो अशुद्ध उच्चारण का कारण सुलेख विहीनता नहीं है। क्या नहीं है, सुलेख विहीनता, क्योंकि सुलेख लिख रहे हैं, सुलेख माने सुंदर लेख, और आप इसको देख देख कर लिखेंगे, उच्चारण से कोई लेना देना नहीं है। अगला, बालकों में भाषा सीखने का विकास शैशवावस्था में किस माध्यम के द्वारा होता है, तो ये आपका होता है अनुकरण द्वारा। अनुकरण द्वारा बच्चे बचपन में जो है वो भाषा सीखते हैं। मम्मी ने कहा कि ये पापा हैं, तो बच्चे ने जान लिया ये पापा हैं। ठीक है, मम्मी ने कह दिया हम मम्मी हैं, तो उसने कह दिया ठीक है मम्मी हैं। चाचा कह दिया जिसको चाचा, ताऊ कह दिया उसको ताऊ कह दिया। उसको क्या पता कि ताऊ की कोई परिभाषा निकलेगी तब हम मानेंगे। तो अनुकरण द्वारा सीखता है। भाषा सीखने का दूसरा साधन है, तो भाषा सीखने का दूसरा साधन जो है वो आपका अभ्यास है। अभ्यास के द्वारा आप भाषा को सीख सकते हैं। ये भी क्वेश्चन तीसरी बार हो रहा है। वाचन का अर्थ है, तो वाचन का अर्थ क्या है, सुनना है या बोलना है या पढ़ना है या लिखना है। आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए इसका आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर होगा साथियों पढ़ना। क्या हो जाएगा, पढ़ना इसका आंसर हो जाएगा। वाचन का अर्थ पढ़ना। कमेंट सेक्शन में बताएं कितने लोगों ने सही इसका जवाब दे लिया था। अगला क्वेश्चन साथियों आपके सामने है, विजिबल नहीं हो रहा होगा, थोड़ा नीचे कर देते हैं।
सॉरी, अब दिख रहा होगा। भाषा सीखने तथा सिखाने में उच्चारण की अशुद्धियाँ बाधक होती हैं, जिसके कारण उच्चारण में आने वाले दोष होते हैं। तो इसमें क्या होगा? ध्वनि लोपन, ध्वनि विकृति, ध्वनि विपर्य और ये सभी। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर देखिए आप, सही से विजुअल हो रहा होगा, हाँ। तो इसका सही आंसर होगा ये सभी। कभी कभी साथियों क्वेश्चन जो होता है थोड़ा बड़ा हो जाता है तो अंदाज नहीं लगा पाते हैं कि सही दिख पाएगा या फिर नहीं, तो उसको आगे पीछे करके दिखाना पड़ता है। 8वां हुआ था ना? नहीं नहीं नहीं, 7वां हुआ था। 8वां देखते हैं आप। चलो, शुद्ध उच्चारण की आदत के लिए बालक में निम्न में से किन विधियों का प्रयोग करना चाहिए? अभ्यास विधि, हाँ बच्चे को अभ्यास कराइए बिल्कुल। अनुकरण विधि, हाँ बच्चे को कहिए मेरे जैसा बोलिए। निरीक्षण विधि, हाँ बच्चे को देखते रहिए बीच में। उपरोक्त सभी, तो उपरोक्त सभी आंसर सही हो जाएगा। देखिए जब एक से अधिक सही होते हैं तो उसमें उपरोक्त सभी ही करना। आपका अगला 9वां है, उत्पादन कौशल में किसका समावेश होता है? तो उत्पादन कौशल में आपका संभाषण और लेख क्या होगा? अनुभाषण और लेखन। अगला श्रवण और पठन है, तो श्रवण और पठन ग्रहणशील कौशल हैं। क्या है? ग्रहणशील कौशल हैं। अगला आपका लेखन से अभिव्यक्ति के कौन कौन से रूप हैं? तो लेखन से अभिव्यक्ति के जो रूप हैं, कविता, कहानी, ये भी सही है। निबंध, नाटक, ये भी सही है। आत्मसंवाद, आत्मकथा संवाद, ये भी सही है। तो उपरोक्त सभी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है साथियों, पढ़ने की प्रारंभिक स्थिति में शिक्षक ध्यान देता है, तो शिक्षक किस पर ध्यान देता है? वो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए कितने लोग इसका आंसर दे सकते हैं। तो जी हाँ दोस्तों, सही है। काफ़ी लोगों का आंसर इसका सही आया होगा, अक्षर ध्वनि समन्वय पर, अक्षर ध्वनि समन्वय पर। अगला है, वैश्विक पाठन की प्रमुख 3 विधियां हैं। कौन कौन सी हैं? वर्णबोध विधि, ध्वनि साम्य विधि, स्वरोच्चारण विधि। उपरोक्त सभी हो जाएगा, इसलिए तीनों विधियां अलग अलग दी गई थी यहाँ पर। अगला है, भाषा दक्षता में कौन से 2 तत्व सम्मिलित हैं? तो भाषा दक्षता में कौन से 2 शब्द सम्मिलित हैं? आपके शुद्धता और धारा प्रवाह, ये दोनों हैं। ये भी दोनों हो जाएगा। अगला क्वेश्चन साथियों देखेंगे हम लोग, कह रहे हैं भाषा कौशल मूल्यांकन के लिए अनिवार्य है। तो आपका भाषा कौशल मूल्यांकन के लिए आपका संभाषण है। क्या है? संभाषण। अगला है, लेखन परंपरा में नीचे दिए गए पर्यायों में से किससे संबंध है? तो आपका निर्धारित स्थानों पर विराम चिन्हों का प्रयोग। अगला है, लेखन कौशल के अभ्यास के लिए महत्वपूर्ण है। तो लेखन कौशल के अभ्यास के लिए महत्वपूर्ण क्या है? आप कमेंट सेक्शन में फटाफट कमेंट कीजिए कितने लोग इसका आंसर दे सकते हैं। जी हाँ, सारांश लेखन, इसका सही आंसर सारांश लेखन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन साथियों आपके सामने फिर से है, प्राथमिक विद्यालय के कुछ विद्यार्थियों को श्रवण और वाचन कौशल के विकास के लिए इनमें से कौन सी पद्धति उपयुक्त है? तो ये आपकी है मौखिक अभिनय तथा संवाद। अभिनय और संवाद, इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है साथियों, क्या विद्यालय में समय सारणी अनिवार्य है? तो समय सारणी अनिवार्य है या फिर नहीं? कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, बताइए। आप अपने मन से अंदाज लगा के बताइए कि विद्यालय में समय सारणी जो है वो अनिवार्य है या फिर नहीं। तो आप बिल्कुल कहेंगे हाँ, समय सारणी का विद्यालय में काम नहीं तो फिर है कहाँ? तो हाँ, इसका आंसर हो जाएगा। अगला साथियों यहाँ पर लेसन आपका हिंदी शिक्षण विधि का 13 होगा, 13 होगा। भाषा शिक्षण के दृश्य श्रव्य साधनों की भूमिका, आइए इसको भी यहीं पर देख लेते हैं और टारगेट बना के चलते हैं। आज यहाँ पर ख़त्म कर देंगे। जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो सारे इसमें रख दिए गए हैं। पेपर से पहले हो सकता है आपके बंडल लाइनर एक बार फिर से आकर यहाँ पर रखे जाएं
ताकि आपका एक दिन कॉन्सेप्ट क्लियर कराया जाए। लेकिन जब तक जितने ये प्लेलिस्ट जो बनी हुई है उसमें जो भी वीडियो हैं उन्हें आप कंठस्थ कर लीजिए, पेपर यहीं से आने वाला है। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, अध्यापन में सर्वोत्तम सुलभ दृश्य साधन कौन सा है? तो दृश्य साधन पूछा गया है, तो श्याम पट्ट। और दृश्य साधन, श्रव्य साधन, ये सब कुछ याद करना है आपको। संस्कृत भाषा निम्न में से किसके लिए सर्वाधिक सफल है? तो संस्कृत भाषा सर्वाधिक आपकी सफल संगणक के लिए है, दूरदर्शन, चलचित्र, आकाशवाणी के लिए नहीं, लेकिन आपकी जो है संगणक यानी कि आप कंप्यूटर में सबसे आसानी से संस्कृत भाषा को प्रयोग कर सकते हैं, इंग्लिश से भी आसान है। किसी नगर की भौगोलिक स्थिति जानने के लिए किस तरह के साधनों का प्रयोग करना चाहिए? तो मानचित्र। क्या? मानचित्र। अगला क्वेश्चन है, भाषा प्रयोगशाला में प्रयुक्त उपकरण है, तो कौन सा है? श्रवण, वाणी एवं वाचन, लेखन, उपरोक्त सभी। तो भाषा प्रयोगशाला विधि में प्रयुक्त उपकरण ये सभी है। अगला साथी क्वेश्चन है, विद्यालय में हुए छात्रों के व्यवहार परिवर्तन के संबंध में प्रदत्तों के मूल्यांकन, संकलन तथा उसकी व्याख्या करने की प्रक्रिया को मूल्यांकन कहते हैं। उपरोक्त कथन किसका है? तो ये उपरोक्त कथन ये आपका क्वालेन तथा हनना का हो जाएगा, कहीं पर आधा ना और कहीं पर फुल ना देखने को मिलता है। अगला आपका लेसन होगा 14, फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, सतत मूल्यांकन का महत्व है, तो सतत मूल्यांकन का महत्व पठन पाठन का भाव। अगला, परीक्षा के मुख्यतः कितने प्रकार होते हैं? तो परीक्षा आपकी लिखित भी होती है, मौखिक भी होती है, प्रायोगिक भी होती है, इसलिए उपरोक्त सभी आंसर सही होगा। रचना के आधार पर प्रश्न कितने प्रकार के होते हैं? तो रचना के आधार पर जो प्रश्न होते हैं वो आपके, तो रचना के आधार पर प्रश्न आपके निबंधात्मक, बिल्कुल, लघु उत्तरी, अति लघु उत्तरी, बहुविकल्पी, ये सभी, तो ये सभी आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन साथियों कह रहे हैं, मौखिक परीक्षा में छात्रों के मूल्यांकन के लिए किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं? वार्तालाप, सलाह का परीक्षण, आशु भाषण, उपरोक्त सभी, तो ये सभी आंसर हो जाएगा इसका। छात्रों के प्रतिदिन के कार्यों का परीक्षण तथा मूल्यांकन किसके द्वारा होना चाहिए? तो सतत मूल्यांकन के द्वारा होना चाहिए। अगला साथियों क्वेश्चन है, छात्रों को गृहकार्य का मूल्यांकन संभव है? तो आंतरिक मूल्यांकन। अगला साथियों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें, इस क्लास के बाद आपकी हिंदी शिक्षण विधि पूरी हो जाएगी। चैनल पर इसकी पूरी प्लेलिस्ट तैयार है, ऐसा आपको पहले हमने बता दिया था, बीच में लिख भी दिया कि आपको याद रहे। आगे साथियों इसी में हमने लिख दिया है, किताब को भी कुछ समय देते रहें, जितना ज़्यादा पढ़ लोगे उतना अधिक लाभप्रद होगा। तो इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि आप थोड़ा बहुत देर अपनी बुक को भी रीड करते रहें, क्योंकि परीक्षा आपके ज्ञान को आंकने के लिए आती है, तो आपका ज्ञान वहाँ पर कम पड़ सकता है। जितना आप पढ़ेंगे उतना ही ज़्यादा लाभप्रद होगा। वीडियो में आगे बढ़ेंगे अब हम लोग। किसी परीक्षा के परीक्षण में छात्र किसी समस्या का प्रस्तुतिकरण करते हैं, एक दूसरे से तर्क वितर्क द्वारा अपने विचार प्रकट करते हैं, तो ये आपका शास्त्रार्थ परीक्षा होगी। कैसी होगी? शास्त्रार्थ परीक्षा होगी। आगे साथियों, श्रेष्ठ मूल्यांकन के गुण हैं, तो ये आपके वस्तुनिष्ठा, विश्वसनीयता, वैधता, ये सभी आंसर हो जाएगा सही। आगे है, मूल्यांकन से किसका मापन किया जाता है? तो मूल्यांकन से व्यक्तित्व परीक्षण का मापन किया जाता है। अगला साथियों क्वेश्चन है, भाषा के सामान्य अवगमन को ज्ञान के लिए, भाषा के सामान्य अवगमन
के ज्ञान के लिए मूल्यांकन में सर्वाधिक उपयुक्त प्रश्न कैसे होते हैं? तो सर्वाधिक प्रश्न आपके अति लघु उत्तरात्मक प्रश्न होते हैं, यानी कि अति लघुत्तरीय प्रश्न होते हैं। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एक बार आपसे फिर से रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए चैनल को। चैनल का नाम आप सबको पता है, एग्जाम सफ़र। जो भी चैनल का नाम पूछता है उसको एग्जाम सफ़र नाम बताकर उसकी भी मदद कर सकते हैं।